हेलो एवरीवन, आसमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी के वे में देखें तो थर्ड ईयर की केमिकल काइनेटिक्स हमारी चल रही थी, जिसमें शायद 4 क्लासें हमारी हो चुकी है और आज हमारी 5th क्लास है। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने रेट ऑफ रिएक्शन, जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, वो हमने देख लिया था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग के बाद मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि निकालना सिखाई थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाया था कि कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी या प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ये बात हमने कर ली थी। किसी भी अभिक्रिया के लिए हमने अणु संख्यता भी निकालना सीखा था और कुछ और कॉन्सेप्ट बताए थे। जैसे मैंने आपको कोई रिएक्शन दे दी थी और आप उससे वेग समीकरण उसकी लिखना सीख रहे थे। मैंने आपको वेग नियम भी बताया था। वेग नियम हमारा ये था, वेग नियम की जो है हमारी जो रेट होगी अभिक्रिया की, वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगी। हमने वेग नियम भी देख लिया था। उसके बाद में मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको अवकलित और समाकलित वेग समीकरण ये भी बताया था। आज हम एक नया और स्टार्ट करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण दोनों की हम बात करेंगे। प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम अवकलित और समाकलित वेग समीकरण, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है? अवकलित व समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम इनकी बात करें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है हमारी? अगर वेग नियम को वापस हम कंसिडर करें कि वेग नियम के अनुसार ही हम देखें कि अभिक्रिया की जो रेट जो है, अभिक्रिया की रेट जो है प्रारंभिक सांद्रता के, यानी केवल एक अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगी। अभिक्रिया का जो रेट होगा ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? केवल किसी एक अभिकारक के ऊपर निर्भर करेगा। ये आपके मान लो कि एक अभिक्रिया है, ए हो रही है, ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है मतलब इसमें अभिकारक कितने हैं? एक। तो केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अवकलित वेग समीकरण निकाले। जैसे ये हमारा हो गया, ए अभिकारक है, क्या बना रहा है? भी प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बना रहा है। इसके लिए मैं वेग नियम लिखूं। वेग नियम यानी डी ए अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक की सांद्रता। पावर इसकी 1, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, पावर 1 आ गया। 2 आ जाता तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाती, 0 आ जाता तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती। वहीं एक हमने लगा दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, डी ए डी टी। ये आप यहाँ लगाइए के और ये ए। ठीक है, के और ए लगा दिया। ये आपका के क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम कुछ यहाँ मानते हैं कि जैसे अभिक्रिया जो है नई स्टार्ट हुई है, जैसे स्टार्टिंग में अभिक्रिया जब स्टार्ट हुई है, जब उसकी प्रारंभिक सांद्रता को हम कुछ मान लेते हैं यहाँ की माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता जो है, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो है स्टार्टिंग है जो ए से हो रही है, स्मॉल ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। जब टी समय निकल जाएगा, टी समय बाद जो है सांद्रता अभिकारक के जो एक्स मोल होंगे वो उत्पाद में परिवर्तित हो चुके होंगे। आपके कोई पास अभिक्रिया हो रही है, उसमें उसकी टोटल आपके पास जो अभिकारक है वो ए है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, टी समय निकल चुका है, जो एक्स मॉलिक्यूल है वो उत्पाद बना चुके हैं। एक्स समय बाद उत्पाद के अणु बराबर कितने हो जाएंगे? एक्स मॉलिक्यूल जो है उत्पाद में बदल चुके हैं। अब आप बताइए कि जो है हमारे पास टोटल अभिकारक और कितना बचा? अपने पास ए था, उसमें से एक्स जो है उत्पाद में बदल चुके हैं, और अभिकारक कितना बचा है? तो हम यहाँ लिखेंगे शेष क्रियाकारक या शेष अभिकारक बराबर, शेष अभिकारक कितने हो जाएंगे? ए में से अगर मैं एक्स घटा दूँ तो ये अपने पास शेष अभिकारक हो जाएंगे। ठीक बात है, ये अपने पास
काम आएंगे यहाँ पे, ये हमने निकाल दिया। यही चीज़ कि यहाँ पे इसमें चेंज, अभिकारक में चेंज कितना हो रहा है, अभिकारक में तो टोटल शेष यही बच रहा है, चेंज कितना हो रहा है a माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज इन अभिकारक, ये अभिकारक में क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन रिएक्टेंट, यहाँ लिख दूँगी a माइनस एक्स लिख दूँगी। ये dt है के, यहाँ पे भी हम अभिकारक की बात कर रहे हैं तो ये शेष अभिकारक यहाँ लिख दीजिए आप a माइनस एक्स। ठीक बात है, इसको आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। dA, एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे, हम जब अभिकारक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अभिकारक की बात कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। dA अपॉन dt, आप इसको अलग अलग कर दीजिए वापस, dx माइनस माइनस ये प्लस, dx अपॉन dt। ठीक बात है, इज इक्वल टू k a माइनस एक्स, ये आ गया। अब मैं बोलूँ कि ये a जो है आपके पास, ये स्मॉल a है, ये एक स्थिरांक है। किसी भी स्थिरांक का जब अपन अवकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ये देखिए आपके पास ये हो जाएगा dx अपॉन dt, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, dx अपॉन dt इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा k a माइनस एक्स। ठीक है, ये जो समीकरण आएगी इसको हम बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण हम इसे बोलेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण ये हो गए। अब हम इसको क्या निकालना है, इसके लिए समाकलित वेग समीकरण निकालनी है। समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे, इसी से आगे बढ़ते हैं अपन, इसी से आगे बढ़े समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए। ये है dx अपॉन dt, यहाँ लिख दीजिए आप dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। ये आपने लिखा, आप x वाली टर्म्स को यहाँ, अभिकारक की जो भी टर्म्स है इसको यहाँ लिख दीजिए, dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, इसको आप समीकरण कुछ नाम दे दीजिए। समीकरण नंबर, आप समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर 2 आप इसको नाम दे दीजिए। इसका अब हम क्या करेंगे, समाकलन। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समाकलन कीजिए आप, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k अपॉन dt। ठीक है, समाकलन करिए आप dx अपॉन a माइनस एक्स। आपको पता है 1 अपॉन x, इसका आप अगर आप समाकलन करते हो तो आपके पास प्राप्त होता है log x, ये आता है। मैं अगर इसका समाकलन करूं, इसका आएगा log a माइनस एक्स। अब आपके पास 2 टर्म है, इसका वापस कुछ ना कुछ होगा, तो इसका जो जब अपन वापस इसका सेकंड वाले का अवकलन होगा तो यहाँ पे अपन माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसका कुल मिला के इसका क्या करना है, जो dx a माइनस एक्स का समाकलन करेंगे अपन, ये समाकलन करेंगे तो अपने पास ये log e है इसका बेस, log e a माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू k का समाकलन स्थिरांक का समाकलन होता ही नहीं, और ये dt का हो गया, t हो गया, ये इक्वेशन आ गई। इस और एक आप तो यहाँ पे समाकलन स्थिरांक लगा दीजिए कुछ, ये समाकलन हो गया स्थिरांक प्लस c, ये हो गया समाकलन स्थिरांक। इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। समीकरण 3 अब कुछ कंडीशन रखते हैं। जब रिएक्शन जो है स्टार्ट हुई थी, अभिक्रिया नई स्टार्ट हुई थी, तब आपके पास जो है t क्या था, 0 था, t बराबर क्या था, 0। और जब रिएक्शन नई स्टार्ट हो रही है, मतलब अभिकारक तो हमारे पास भर के हैं, लेकिन क्या जब t बराबर 0 है, अभिक्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई है, क्या उत्पाद बन चुका है, उत्पाद कुछ भी नहीं बना है, उत्पाद नहीं बना है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू, ये अपने पास x क्या है, t समय के बाद उत्पाद के अणु क्या है, x, मतलब उत्पाद तो हमारे पास कुछ बना ही नहीं, तो अपन x को क्या मानेंगे, x को 0 मान लेंगे। यहाँ इस वाले मान को, ये जो हमने मान माना है उसको हम समीकरण नंबर 3 में रखते हैं।
ठीक है। यह मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखने पर, 3 में आप रखिए माइनस log e a माइनस x की वैल्यू 0, a माइनस 0 इज इक्वल टू के t की वैल्यू 0 प्लस c, ये आपके पास समाकलन स्थिरांक है। निकालिए मान माइनस log e, ये 0 हो जाए, सॉरी ये a हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा c, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये c, यानी आपके पास c की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी आ रही है, माइनस log e a आ रही है। इस c के मान को समीकरण नंबर वापस 3 में रखना है। c के इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर c के इस मान को इक्वेशन 3 में रखने पर समीकरण 3 में मैं रखूं वापस, ये देखिए माइनस log e a माइनस एक्स आपके पास है, k इंटू टी प्लस c की जगह पे क्या लिखना है, log e a रखना है। देखिए अब माइनस में तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दूँ, ये माइनस log e ये वैल्यू मैंने रख दी। अब आपको यहाँ से इसको ट्रांसफ़र करके केवल आपको k की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट आप यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालते कैसे देखिए, के टी ये यहीं ये के टी यहाँ है, चलो ठीक है, के टी यहाँ है, तो इस वाले को अपन अगर इधर लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा log ई ए, में आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, log ई ए, इसको हम माइनस वाले को इधर लेके आए हैं, log ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक बात है। जब हम log का बेस ई है, जब log के बेस ई को हटाएंगे तो log का बेस 10 लगाएंगे, तो हमें एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये हम कर देते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 2.303 मैंने लगा दिया, और ये वही कि log 10 a माइनस 2.303, अब इसको बाद में चेंज कर दीजिएगा, अभी आप पहले ये इसको फॉर्मूले, चलो एक दूसरा चीज़ बता देती हूँ, जैसे ना log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log m अपॉन n के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ठीक बात है, ये है log m माइनस log n, इसको log m अपॉन n के फॉर्म में लिख देते हैं, ये log e बेस यहाँ लगा दीजिए, और ये log a और a माइनस एक्स, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन 3 अभी हमारे काम आएगी, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ, या चलो मिटा देते, वापस लिख देंगे। ये आ गई, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आप इसमें क्या करिए, log e की बेस को log 10 बना दीजिए। log 10 जब आप बनाओगे तो डिजिट क्या 2.303 से आप गुणा कर दोगे, और a अपॉन a माइनस एक्स, है ना, के टी। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, k इज इक्वल टू 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका t जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आपने k की वैल्यू निकाल ली है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण होगी, ये होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स है। a क्या है यहाँ पे, अभिकारक जो हमारा, हमने टोटल अभिकारक जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास था, जो ये a है, और x क्या है, जो t समय बाद कुछ मोल जो है उत्पाद में परिवर्तित हो गए थे, वो x है यहाँ पे, मतलब a माइनस एक्स क्या हो गया, शेष अभिकारक। कितना अभिकारक हमारे पास अभिक्रिया होने के बाद बच रहा है, वो शेष अभिकारक हो गया। अब हम इसके लिए कुछ अर्धायुकाल भी निकालेंगे। इसके लिए अर्धायुकाल की बात करें, अर्धायुकाल मतलब वह समय जिसमें अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता का मान क्या रह जाता है,
आधा रह जाता है या फिर आधा उत्पाद बन चुका होता है। वही बात, यानी जो x है कितना a/2 हुआ होगा, ठीक है। ax जो है अभिकारक का आधा बन चुका होगा। ये एक x की वैल्यू a/2 हो चुकी होगी। ये देखिए t बराबर क्या हो जाएगा हमारा, t बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। यहाँ तक बात है। अब यहाँ मान रखते हैं k = 2.303, अर्धायुकाल निकाल रहे हैं हम, हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं, अर्धायुकाल निकाल रहे हैं अपन। 2.303 log 10 a/a माइनस x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे। ये आपने a/2 लिख दिया, ठीक बात है। k = 2.303 अपन में मैंने कुछ लिखा नहीं यहाँ पे, अपन में आएगा t हाफ। यहाँ से आप डायरेक्ट t हाफ ही निकाल लीजिए। अब t हाफ बराबर 2.303 अपन के लोग ये a है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a/2 आएगा, ठीक है। a से ये 2 को अपन ऊपर लिख सकते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली log 2 बचेगा। log 2 बचेगा तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, t हाफ बराबर 2.303 के, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। जब इसका मान रखेंगे आप तो t हाफ बराबर 2. ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.693। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन के, टी हाफ की वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन के। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए आप अर्धायुकाल की गणना कीजिए। ये अर्धायुकाल की गणना करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के। इस समीकरण को देखने से क्या लग रहा है आपको, इस समीकरण को देखने से ऐसा लग रहा है कि जो अभिक्रिया की जो है अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता या फिर सांद्रता के ऊपर, अभिक्रिया की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया की यहाँ पे कोई a या x टर्म नहीं यूज आ रही है, मतलब उसकी सांद्रता के, अर्धायुकाल जो भी होगा उसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ ये बात निकल के आती है। ये समाकलित वेग समीकरण थी हमारी, ये अर्धायुकाल था, और पहले हमने लिखी थी अवकलित वेग समीकरण। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम ग्राफ बनाने की सोचते हैं कि हम ग्राफ भी हमको बनाना पड़ेगा। तो आप ग्राफ कोई भी समीकरण उठा लीजिए, ग्राफ यहाँ से बना लीजिए। आप ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए ये मान लीजिए ये आपके पास कोई समीकरण है, इस समीकरण को सोल्व कर लीजिए आप कि जैसे a log a है e माइनस एक्स, किसके बीच में आप ग्राफ y बराबर mx प्लस c के बीच में आप ग्राफ बनाने के लिए इस समीकरण को खाली आपको सेट करना है कि आप इसका k जो है स्लोप के इसके रूप में आए, इसके बीच में ग्राफ बना दें। आप ग्राफ बनाते किसके बीच में ग्राफ बनेगा मैं बता देती हूँ। log a माइनस एक्स, इस वाले से अपन ग्राफ बना देते हैं। चलो इस वाले से ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए इस वाली चीज़ को आप प्लस के रूप में लाना है, तो पूरी समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ग्राफ बनाने के लिए देखिए log e a माइनस एक्स बराबर, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये t हो गया माइनस, log e a हो गया, ठीक है। सॉरी प्लस हो गया ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखना वापस मैं वही चीज़ log e का बेस हटा रही हूँ यहाँ पे 2.303 log 10 a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log 10 a, ठीक है। 2.303 को वहाँ ले के जाइए आप, 2 log 10 a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन में क्या लिखना है 2.303, ठीक है, प्लस 2.303 को इसके नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं 2.303 लिखती हूँ, 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी log 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसके बीच में हमको ग्राफ बनाना है, इसको आप थोड़ा सेपरेट कर दीजिए। के
टी सॉरी ठीक है। फॉर्मूला लिखना है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के बीच में ग्राफ बनाना है। बनाइए आप ग्राफ। y पे क्या है log 10 a माइनस एक्स, x पे क्या है t, यानी हमको t और log 10 a माइनस एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है। ग्राफ का प्लॉट देखिए, मतलब ग्राफ का ये ढाल देखिए, ढाल किस में है माइनस में है, ये माइनस का ढाल ऐसे आता है। ठीक है, ढाल क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। ये क्या हो गया ग्राफ का ढाल हो गया। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट निकालूँ, अंतःखंड निकालूँ, c की वैल्यू क्या आ रही है log 10a, ये log 10a। ग्राफ बना सकते हो ना इजीली, इससे आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद हम अर्धायुकाल भी हो गई हमारी, ये भी हो गया, ग्राफ भी बना दिया हमने अवकलित वेग समीकरण भी निकाल ली, समाकलित वेग समीकरण भी निकाल ली। कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते कि अगर हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कोई क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन करने की क्वेश्चन देखिए आप, याद क्या रखना है आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका कि जो समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला है k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और आपको एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, t हाफ बराबर 0.693 अपॉन k, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन दोनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, प्रथम कोटि क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, 90% पूर्ण हो जाती है। तो अभिक्रिया के लिए जो है अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। अर्धायुकाल, क्या आपको अर्धायुकाल ज्ञात करना है, इसके लिए अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात करना है। अर्धायुकाल, अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे रखा है, गिवन क्या है क्वेश्चन में। एक तो आपको पास टी दे रखा है कि टाइम कितना है 50 मिनट्स, टी बराबर 50 मिनट, ये 50 मिनट 90% पूर्ण हो चुकी है। मतलब हमारे पास अभिकारक जो है स्टार्टिंग में 100 था, उसमें से 90% वो पूर्ण उत्पाद बन चुका है। शेष अभिकारक कितना बच रहा है, शेष 10 ही बच रहा है। 90 तो बन चुका है उत्पाद में, जो 100 अभिकारक हमारे पास में था वो 90 उत्पाद में बदल चुका है। शेष कितना बच रहा है 10 बच रहा है। मतलब हम प्रतिशत को अगर 100 मान के ही करें तो ये 90 हो जाएगा, हम इसको प्रतिशत नहीं लेवे तो जो प्रारंभिक सांद्रता इसकी क्या हो गई 100 हो गई। स्टार्टिंग में तो अभिकारक हमारे पास 100% ही होते हैं ना। ये देखिए अगर मैं a माइनस एक्स की वैल्यू निकालूं, मतलब स्टार्टिंग में कितना था, ये 100 था, कितना प्रतिशत उत्पाद बन चुका है, यानी कितने प्रतिशत पूरी हो गई 90% पूरी हो गई। मतलब 90 हमारा भाग जो अभिक्रिया का पूरा हो गया, ये उत्पाद 90 बन चुके हैं। मतलब a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 वैल्यू आ गई। हमारे पास फॉर्मूला है अर्धायुकाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। क्या क्वेश्चन में कहीं के की वैल्यू दे रखी है आपके पास, आपको ओनली टाइम और ये ए और ए माइनस एक्स दे रखा है आपके पास, ये है। तो आपको यहाँ से अर्धायुकाल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। के निकालते हैं, के निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। के निकालने के लिए आप देखिए, अगर क्या आपके पास टी है, आपके पास टी है, आपके पास क्या ए है, आपके पास ए है, आपके पास ए माइनस एक्स है,
आपके पास a-x भी है। आपको ये तीनों चीज़ें इसमें जो हमको रिक्वायर्ड है k की वैल्यू निकालने के लिए, सारी वैल्यू दे रखी है। आप इसमें वैल्यू में मान इसमें रख दीजिए फॉर्मूले में, k इज इक्वल टू 2.303, t क्या हो गया यहाँ पे 50 मिनट, ठीक है 50 हो गया, इंटू log a की वैल्यू क्या है 100 है, a की वैल्यू 100 है, a-x क्या आ गया डायरेक्ट 10 ही आ गया ना, जीरो से जीरो कैंसिल, k बराबर 2.303/50, k की वैल्यू क्या आ गई 2.303/50। अगर आप अभी इसको सोल्व करते हो तो कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे k की वैल्यू रख दीजिए और इसको साथ में सोल्व कर दीजिएगा। ये k की वैल्यू आई t½ बराबर 0.693/2.303, यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 हो गई इसलिए यहाँ हो गया है ना ये 50। आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपका t½ की अर्धायुकाल आ जाएगा, इसके लिए आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, इतने प्रतिशत अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इतना टाइम है, इसके लिए अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, इसके लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, इसके लिए पूरा टाइम अगर आपको k दे दे और आपको बोले कि इसके लिए टाइम ज्ञात कीजिए तो आप कैसे भी करके आपके पास फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, आपको ये दोनों फॉर्मूले लेने हैं यूज़ में और आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। किसी भी तरीके से आ जाए, आपको तो खाली वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे और आप मान रख के इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।